चलें जी, अब ज़रा आगे देखते हैं। हाँ, कल हमने 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी किए थे। आज हम बेटा करेंगे क्या? आर्टिफिशियल ग्रेविटी एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। दें ज़रा इधर, तो ये दोनों कर लेते हैं। छोटे छोटे हैं ये, लॉन्ग में पूछ सकता है, लेकिन इतनी कोई ख़ास अहम नहीं है ये, ठीक है। तो अब ज़रा देखते हैं भाई हमारे पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी देखिए बेटा, आर्टिफिशियल ग्रेविटी ये है कि कल हमने वो अपेरेंट वेट वाला केस पढ़ा था, या वेटलेसनेस कंडीशन स्टडी की थी कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसके अंदर जो चीज़ें पड़ी होती हैं, उस सिस्टम के अंदर चीज़ें ग्रेविटी फ्री होती हैं, यानी कि उनके ऊपर ग्रेविटेशन की फ़ोर्स का कोई अमल नहीं होता, तब तो वो हवाओं में उड़ रही होती हैं। अब ज़रा देखते हैं भाई, ये अगर अर्थ है, अर्थ के गिर्द अगर एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? फ्री फॉल कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्री फॉल। अच्छा, जब वो फ्री फॉल करेगा तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे दे विल बी इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस कंडीशन। अब देखिए मैंने ना थोड़ा सा ऊपर रखे हैं, यानी कि नीचे सरफेस के साथ वो टच नहीं हो रहे। अब सरफेस के साथ टच तो उनको वेट ही करता है ना, उनकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही करती है जो उनको नीचे पुश करती है। कहीं भी फ्री फॉल करें, जिधर को मर्जी रैंडमली। मैंने बताया था वो सूरज के ऊपर कर लें या स्पेस में, कहीं मर्जी फ्री फॉल कर लें, जहाँ मर्जी करें, ठीक। अब ज़रा देखें बेटा, ये अंदर वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अभी ग्रेविटी फ्री सिस्टम में हैं, यानी कि अंदर ज़ीरो ग्रेविटी है। अब ये जो फ़र्ज़ करें ये सैटेलाइट एक स्पेसशिप है, इस स्पेसशिप के अंदर एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं। एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं बेटा? खलाबाज होते हैं। क्या होते हैं? खलाबाज। खलाबाज ने क्या करना होता है? उन्होंने स्पेस में जाके, खला में जाके क्या परफॉर्म करने होते हैं? एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। उन्होंने कुछ स्टडीज़ करनी होती हैं, बाहर जाके खला के बारे में उसको पढ़ना है कि किस तरह का बाहर माहौल है या क्या क्या चीज़ें बाहर, यानी कि जाकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। अच्छा, जब वो इस स्पेसशिप के अंदर होंगे, समझ लिए स्पेसशिप एक डब्बा सा है, ये घूम रहा है। अच्छा, एस्ट्रोनॉट्स अंदर हैं तो वो इधर हवा में ऊपर कहीं खड़े हैं, अब वो कोई इधर उड़ रहा है, कोई इधर उड़ रहा है। अब जब वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करेंगे तो उनको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अब अगर समझ लिए डब्बा हमारा जो है ये फ्री फॉल कर रहा होता कहीं जिसमें हम बैठे हुए हैं, तो आप भी हवाओं में उड़ रहे होते, मैं भी हवाओं में उड़ रहा होता, ऐसे ऐसे भी डांस ही हो रहा होता इधर, है कि नहीं? इधर फिर मैं टिक के ज़मीन पे खड़ा होकर बात ना कर पाता। यहाँ फिर मैं पानी पीने की कोशिश करता हूँ तो पानी अंदर ही ना जाता, क्योंकि उसको ग्रेविटी नहीं अफेक्ट कर रही। या हम किसी तौलिए वगैरह को निचोड़ने की कोशिश करते, उसमें जो पानी है वो नीचे ग्रेविटी उसको खींचेगी ना, जाएगा ना, तो निकलता ही ना बाहर उधर से। तो बहुत सारे फिर हमें मसाइल पैदा होते अगर हम एस्ट्रोनॉट होते, खुदा ना खास्ता, ठीक है। तो फिर ये ग्रेविटी फ्री सिस्टम है, इनके ऊपर ग्रेविटी का कोई अमल ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस सिस्टम को, इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम ज़मीन के साथ, ये ज़मीन है अगर, इसके साथ सिंक्रोनाइज़ करेंगे। क्या करेंगे? सिंक्रोनाइज़ करेंगे। सिंक्रोनाइज़ करने से क्या मुराद है कि हम जितनी फ्रिक्वेंसी के साथ ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रही है, जितनी फ्रिक्वेंसी के साथ अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रही है, उसी फ्रिक्वेंसी के साथ हम इस चीज़ को, इस ऑब्जेक्ट को इसके एक्सिस के गिर्द हम भी क्या करवाएंगे? इसको स्पिन करवाएंगे उसी फ्रिक्वेंसी के साथ। अब सिंक्रोनाइज़ करने का मतलब है कि चीज़ें एक जैसी कर दी जाए। जैसे मैं आपको सिंक्रोनाइज़ का मतलब समझाता हूँ, क्योंकि ये फिज़िक्स में बार बार आगे जाके भी आपके सामने आएगा, तो वैसे इंग्लिश का वर्ड है। जैसे दो वॉचेस हों, घड़ियाँ हों, दोनों को आप इस तरह से चलाएं कि दोनों की सुई एक ही जगह से चले, है कि नहीं? इधर बेटा सुने,
तो ये दोनों सुइयाँ इकट्ठी आगे जाएंगी ना, यानी कि एक ही चाल के साथ ये चल रही हैं, एक ही इनके मोशन हो रहा है, सिंक्रोनाइज कर दिया हमने इनको। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अर्थ के मोशन के हिसाब से इसके मोशन को सिंक्रोनाइज कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इस बाहर पड़ी हुई सेटेलाइट को जितनी फ्रिक्वेंसी के साथ अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, उतनी फ्रिक्वेंसी के साथ इस ऑब्जेक्ट को भी इसके एक्सिस के गिर्द क्या करवाएंगे, स्पिन करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे, घुमाएंगे। ठीक है बेटा। अब उससे क्या होगा, जितनी ग्रेविटी यहाँ आपको फील होगी रोटेशन के बायस, उतनी ही ग्रेविटी इसके अंदर पड़े हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी फील होगी, और अब ये हवाओं से उतरेंगे, यहाँ आएंगे, अब आराम से इधर खड़े हो सकते हैं अपनी चीज़ों को, हाँ स्पिन मोशन की वजह से, घूमने की वजह से। फिर हम भी फ्री फॉल कर होते, इधर उधर उड़ रहे होते। ठीक, बहरहाल अब देखें बेटा, हमारे पास क्या होगा कि अब ये चीज़ें अब आराम से इधर पड़ी हुई हैं, अब आप आराम से एक्सपेरिमेंट्स करें, जो मर्जी चीज़ें करें। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, तो इस सेटेलाइट को कितनी, ये तो जितनी एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रही है वो कितनी है, ओमेगा है। कितनी है बेटा, ओमेगा। अब जितनी फ्रिक्वेंसी से ये घूमेगी अपने एक्सिस के गिर्द वो कितनी है, एफ। अब वो कितनी होगी वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं ज़रा। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं बेटा कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ज़ाहिर है ये जो सेटेलाइट है ज़मीन के गिर्द एंगुलर मोशन कर रही है ना, तो इसके पास कौन सा एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। जब कोई चीज़ गोल घूमे तो उसके पास कौन सा एक्सेलरेशन होता है, हियर द सैटेलाइट हैज़ एंगुलर एक्सेलरेशन। एज एंगुलर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, आर ओमेगा के, इसी के इक्वल होता है ना, आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम जो आर है वो कौन सा यूज़ करते हैं, अर्थ के रेडियस वाला आर यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है जी। क्योंकि आप देखें ना, अगर कोई चीज़ किसी सर्कल में घूम रही हो तो उस सर्कल का रेडियस लिया जाता है। ठीक है, और कितनी एंगुलर वेलोसिटी से वो घूम रही है, तो अगर इन दोनों को ज़रब किया जाए तो फिर आपके पास क्या आती है, एंगुलर एक्सेलरेशन आती है। तब ये सेटेलाइट घूम रही है, मैंने समझाया था आपको कि हम ये रेडियस जो होता है इस ऑर्बिट का लेते हैं, लेकिन वो ऑर्बिट इतना पास होता है कि वो अप्रॉक्सीमेटली उसका डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल ही बनता है, लेकिन यहाँ मैंने दूर आपको समझाने के लिए बनाया। बहरहाल तो एंगुलर एक्सेलरेशन आप जानते हैं, ये हमारे पास फार्मूला होता है, पढ़ा हुआ है ना सबने ये। अच्छा, इसके बाद आप ये भी जानते होंगे कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, 2π/t की। ये तो नहीं आपने पढ़ा हुआ कहीं, कि पढ़ा हुआ नहीं, पढ़ा हुआ, चलें ज़रा सुन लें, आपने पढ़ा हुआ लेकिन आपने गौर नहीं किया हो। एंगुलर वेलोसिटी एक जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है ना, डेल्टा d/डेल्टा t, या d/t कह लें या s/t, जो मर्जी कह लें। इस तरह एंगुलर वेलोसिटी होती है डेल्टा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर डेल्टा t, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये वो एंगल है जो बॉडी सर्कल में घूमते हुए सेंटर के ऊपर क्या करेगी, कवर करेगी। अच्छा जी, अब देखें, जब कोई बॉडी यहाँ से चले सर्कल के ऊपर घूम के फिर इधर ही आए, तो पूरा एक चक्कर लगा के वो कितना एंगल कवर करती है, 2π रेडियन। रेडियन में इतना होता है और डिग्रीज में कितना होता है, 360 डिग्री, लेकिन हम रेडियन में एंगल को लेंगे। ठीक है, तो उसने जो थीटा कवर किया है वो कितना किया है, 2π किया है पूरे एक रेवोल्यूशन में। अंडरस्टैंड जी। तो इसीलिए मैंने ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह 2π लिया है। अच्छा, वो जितने टाइम में कर रही है एक पूरा चक्कर, वो कितना है, t टाइम है, वो आपको पता है t इधर आ रहा है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ज़रा आगे देखें, तो हम ये इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू इधर पुट करते हैं, ज़रा कर लें ऊपर पुट। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 4π² मैं डायरेक्ट स्क्वायर भी ले लिया। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आगे देखते हैं। आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है 1/t के, ऐसे ही है ना, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है।
अच्छा ये टी क्या, ये भी ज़रा सुन लें। टी वो टाइम है जितने टाइम में सैटेलाइट अपना एक चक्कर पूरा करेगा। समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा अब ज़रा देखें भाई, तो मैं इस फार्मूले में ज़रा रीअरेंजिंग करता हूँ ऊपर वाले में। एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू आर 4π² मल्टीप्लाई 1/t²। कर सकते हैं ये चीज़, वो बटा लैदा कर लिया ना इसका, ठीक है। तो 1/t किसके इक्वल, एफ के है, तो 1/t² किसके इक्वल होगा, एफ के स्केयर के। इधर भी स्केयर ले लो, इधर भी स्केयर ले लो, ठीक है बेटा। स्टेप समझें पहले गौर से। तो अल्फ़ा आ गया किसके इक्वल, आर 4π² और f², ठीक। हमें असल में f ही निकालना था, f आ गया हमारे फार्मूले में, ठीक है। अच्छा जी अब ज़रा f को साइड पे करते हैं, बाकी सारी चीज़ें उधर शिफ्ट करें। ये सारा फैक्टर इधर क्या हो रहा है, f के साथ मल्टीप्लाई, उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड। अल्फ़ा इक्वल्स टू आर 4π² और इधर क्या पड़ा हुआ है, f का स्केयर, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों पे क्या ले लें, अब दोनों साइड्स के ऊपर स्केयर रूट ले लें। इस टॉपिक के अंदर बेटा डेरिवेशन ही अहम चीज़ थी, जो कि एक एक स्टेप आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। बाकी इंग्लिश इसमें इतनी कोई ख़ास नहीं है, थ्योरी इतनी कोई ख़ास नहीं। अब दोनों साइडों पे क्या ले लें आप, स्केयर रूट ले लें, तभी f बाहर आएगा। तो f इक्वल हो जाएगा किसके, 1/2π, 2π बाहर आ जाएगा। समझ आइए स्टेप की। देखो 4 किसका स्केयर होता है, 2 का, तो 2 का स्केयर कट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। पाई का स्केयर कट जाएगा और पाई बाहर चला जाएगा। नई स्टेप समझ आएगी तुम्हें, ना समझ आए तो पूछ लेना। अच्छा जी अब ये हमारे पास आ गया है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, कि इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ उस सेटेलाइट को घूमना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो क्या करेगी, वो आर्टिफिशियल जो ग्रेविटी है, यानी कि यहाँ पे जो ग्रेविटी होगी वो यहाँ पे जो ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रही है उसके इक्वल तब होगी जब दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो अब जब दोनों की फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी, ये सैटेलाइट की सॉरी, जब दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएंगी तो फिर उस केस में जितनी ग्रेविटी इधर फील होगी उतनी ग्रेविटी आपको इधर भी फील होगी, ठीक है बेटा। हाँ सब ठीक है। अच्छा जी उसके बाद ज़रा ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया। अब ज़रा आपने यहाँ से इसको करना कहाँ से है, ये ऊपर मैंने बता दिया एस्ट्रोनॉट को क्या डिफ़िकल्टीज फील होंगी, ये सारा पहले पैरे में वो लिखा हुआ है, आपने कंसीडर से लेके यहाँ तक इसको कर लेना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप रीड कर लीजिएगा, इसमें कोई मसला हो तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। आ गया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब देखें जी इधर बात सुने, अब ये जो सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो ऑर्बिट कितने डिस्टेंस पे होगा, उसका रेडियस कितना होगा, वो अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए भी हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हालांकि वो भी फिज़िक्स ही है, आप पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द ख़ास ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, है कि नहीं। यानी कि उनका जो रेडियस होता है ना वो क्वांटिटाइज्ड रेडियाई होता है, फिक्स्ड होता है, कहते हैं ना आप लोग कि सिर्फ इसके अंदर ये जो जगह है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सिर्फ यहीं पे होगा। और वहाँ आपको ये भी पढ़ाया गया होगा कि इन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH/2π, जिसको हम MVR, ये फिजिक्स ने ही आपको कैलकुलेट करके दिया, लेकिन चलें केमिस्ट्री के अंदर वो आपको समझाया जा रहा है। तो बहरहाल ये था कि वो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से, इसी तरह यहाँ पे भी यही चीज़ है, यही मॉडल इधर भी यूज़ हो रहा है। तो एक ख़ास डिस्टेंस के ऊपर ही सैटेलाइट घूम सकती है, उससे आगे या उससे ऊपर नहीं वो घूम सकती। हाँ इससे अगर ऊपर जाएंगे, जैसे इसका शेल ऊपर होता है, इस तरह यहाँ पे इससे आगे भी एक ख़ास डिस्टेंस होगा, वहीं पे सिर्फ घूम सकेगी, उसके बीच में वो नहीं पाई जाएगी, ठीक। अब ज़रा देखते हैं बेटा वो कितना डिस्टेंस हमारे पास होना चाहिए, ज़रा उसकी भी बात कर लेते हैं। और उस टॉपिक का क्या नाम है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अच्छा ये इसका इस लफ्ज़ का मतलब भी पहले मैं आपको समझाऊं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या है। जियो
अर्थ, स्टेशनरी, रेस्ट, ऑर्बिट, मदार या चक्कर। ठीक, अच्छा जी। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट है, वो चक्कर है, वो दायरा है जिसमें आपकी जो सैटेलाइट है, क्या चीज़, सैटेलाइट, वो मदार जिसमें जो सैटेलाइट है अर्थ के हिसाब से, किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्या फील हुआ आपको, रेस्ट में फील। इसका क्या मतलब है, ज़रा ये रेस्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था रिलेटिव मोशन के बारे में, पीछे आपको पढ़ाया था कि अगर दो गाड़ियाँ जा रही हों, ये रेस्ट में नहीं होती, सैटेलाइट भी मुसलसल घूम रही है और वो भी घूम रही है, तो दोनों मोशन में है। मैं यहाँ रेस्ट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट की बात कर रहा हूँ कि आप दो गाड़ियों में जा रहे हैं, एक आप दोस्त आपका गाड़ी में है, एक आप एक गाड़ी में हैं, दोनों एक ही स्पीड के साथ जा रहे हैं। देखो जैसे दो उंगलियाँ जा रही हैं, अगर साइडों से हम अंधेरा कर दें, हर चीज़ गायब कर दें, मंजर से ही हर चीज़ गायब कर दें, आप सिर्फ एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे गाड़ी को देख सकते हैं, तो आपको फील होगा कि वो गाड़ी भी उधर ही है, वो बंदा भी उधर ही है। तो आपको किस में फील होगा, रेस्ट में। वो आपको कहेगा आप रेस्ट में हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के हिसाब से वो एक दूसरे को किस में फील करेंगे, रेस्ट में फील करेंगे। यहाँ पे भी यही केस हो रहा है। अब जब दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, अब क्या होगा, जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के गिर्द कितने घंटों में एक चक्कर पूरा करती है, 24 घंटों में। अब उसकी भी फ्रिक्वेंसी उतनी है, तो वो भी अपना एक चक्कर कितने घंटों में पूरा करेगी, 24 आवर्स में। अब क्या होगा, ज़मीन, ये सैटेलाइट का ये वाला हिस्सा, ये सैटेलाइट का सामने ये वाला हिस्सा ज़मीन को देख रहा है। अब देखें, जैसे ही ज़मीन स्पिन करके आगे को जाएगी, तो सैटेलाइट भी उतना घूम के किधर को चली जाएगी, तो ज़मीन का यही हिस्सा हमेशा सैटेलाइट के सामने रहेगा। जितना वो आगे जाएगा उतना वो भी आगे चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो दोनों एक दूसरे के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। ज़मीन का जो हिस्सा या ज़मीन का जो एल्टीट्यूड आपको इस सैटेलाइट से नज़र आ रहा है वही रहेगा हमेशा, क्योंकि सिंक्रोनाइज्ड है आपस में। ये आगे जाएगा तो वो भी उतना ही आगे चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो वो एक दूसरे के हिसाब से पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहे। तो क्या हो रहा है कि ज़मीन के हिसाब से ये सैटेलाइट किस में नज़र आ रही है, रेस्ट में। फील ये हो रहा है कि अपीयर्स टू बी इन रेस्ट, ये रेस्ट में हमें महसूस हो रही है। तो इसीलिए हम इस सैटेलाइट को क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। पहले तो इस सैटेलाइट को क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जिस ऑर्बिट में वो घूम रही है उस ऑर्बिट को क्या नाम देंगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या नाम देंगे, कि ऐसा ऑर्बिट जिसमें कोई सैटेलाइट घूमते हुए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या फील हो, स्टेशनरी। ठीक है बेटा, उस ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। अच्छा, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, अब ऑर्बिट है तो जाहिर है उसका कोई रेडियस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रेडियस तो होगा ना, वो रेडियस ही हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात तो ये कि आप रेडियस की तरफ जाएंगे तो आपने पढ़ा हुआ है टर्मिनल क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। एज क्रिटिकल वेलोसिटी वो हमारे पास क्या थी बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। बेटा अभी ज़रा ये बात कर लें फिर आप पूछिएगा। जब इस ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो उस ऑर्बिट में उसकी जो वेलोसिटी है उसको क्या कहेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब आप जानते हैं कि जो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है सैटेलाइट की, ऑर्बिटल वेलोसिटी बेटा किसके इक्वल होती है, v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर था। यही कल हमने पढ़ा था ना ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। आर आप बेशक स्मॉल वाला ले लें, ये वाला चाहे जो मर्ज़ी ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने आर कैलकुलेट करना। अब ज़रा बेटा ये आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब जब वो सैटेलाइट पूरा दिन ज़मीन के गिर्द घूमेगी तो जितनी एवरेज वेलोसिटी से वो घूमेगी, जो आपने न्यूटॉनिक फिज़िक्स में पढ़ा हुआ है, वो किसके इक्वल होती है, v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी के इक्वल होती है ना।
अब जब को बॉडी एक सर्कल में घूमे, ये अगर एक बॉडी है यहाँ पड़ी हुई है, एक सर्कल में घूम रही है, तो सर्कल के ऊपर वो जो डिस्टेंस कवर करती है वो सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर के। डिस्टेंस इतना होता है और जो थीटा होता है वो 2 पाई होता है रेडियन। ठीक है, ये डिस्टेंस है, यानी कि इस सारे की लंबाई सर्कल की। अच्छा जी, तो डिस्टेंस कितना बॉडी कवर करेगी? 2 पाई आर। कितना करेगी? 2 पाई आर। टी नीचे वैसे ही रहेगा। इस इक्वेशन को आप कह लें 1, इस इक्वेशन को आप कह लें 2। तो ये v की ये जो वैल्यू है इधर से उठा के इधर 1 में पुट करें तो v की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 पाई आर ओवर टी इक्वल्स टू जी एम ओवर आर, और उसका ऊपर क्या आ रहा है? अंडर रूट, स्क्वायर रूट। अब ज़रा बेटा हमें आर निकालना है। यहाँ 2 पाई आर का स्क्वायर है या सिंपल आर है? एक मिनट है, हाँ ठीक है। अब ज़रा आगे देखें बेटा, ये हमने पुट किया। अब हमें आर को किसी तरीके से एक साइड पे सेपरेट करना है, क्योंकि हमें आर ही कैलकुलेशन उसकी करनी है, आर को कैलकुलेट करना है। सो स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों का स्केयर ले लें जी आप। तो इधर क्या बन जाएगा? 4 पाई स्केयर आर स्केयर ओवर टी स्केयर। इधर क्या बन जाएगा? जी एम ओवर आर। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, ज़रा डस्टर दे दें, ये इस साइड वालों को मैं थोड़ा मिटा लूँ। किधर पड़ा हुआ डस्टर? ये बड़ा डस्टर आपने रखा। चलें अब इधर ही देख लें आप, कौन ले गया? बैग में रखा करें। चलें अब ज़रा इधर देखें जी, ये आर उधर शिफ्ट कर दें तो क्या बन जाएगा? आर की 3, इधर 1 है ना, 1 है ना बेटा, उधर जाके आर की 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा आर की 1, तो क्या बनेगा? आर की 3 बनेगा ना, पावरें ऐड हो जाती हैं ना। तो आर की 3 बन गया। बाकी सारी चीज़ें इधर शिफ्ट कर लें। तो इधर पड़ा हुआ है पहले जी एम, ये टी स्केयर इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और 4 पाई स्केयर उधर क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई, इधर आ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अब आपने क्या करना है? दो ये 3 को ख़त्म। चलें जी, अब ज़रा देखें बेटा, ये मर्ज कर लेंगे बाद में। 4 पाई स्केयर आर स्केयर, ये हमारे पास आ गया, ये आ गया सॉरी आर की वैल्यू। जब पावर 1/3 लेंगे इधर भी और इधर भी, हाँ जी 1/3 पावर लेंगे, क्यूब, हाँ क्यूब रूट ही लेंगे ना यार। क्यूब रूट का मतलब ये है कि ये अंडर रूट और उसकी पावर कितनी है? 3 है, यानी कि 3 क्यूब ले रहे हैं हम उसके। बहरहाल सिंपल ये है कि 1/3 पावर लेंगे यार दोनों साइड में, 1/3 पावर ला। अच्छा, इधर ये कट जाएगा इसके साथ, तो क्या बच जाएगा? आर इक्वल आ जाएगा जी एम टी स्केयर ओवर 4 पाई का स्केयर, उसकी होल में पावर कितनी बन रही है? 1/3। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल रेडियस के लिए क्या आ गया है? फॉर्मूला आ गया है। ठीक है बच्चों? अब इसमें जब आप वैल्यूज़ उसने पुट नहीं की हुई, आप अगर वैल्यूज़ पुट करें घर जाके, सुन लें इधर, जी कितना होता है? 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। ये ज़ुबानी याद रखें, पता है ना आपको? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। एम मास ऑफ अर्थ है, ये कितना होगा? 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kgs। टी, तो एक दिन पूरा जो स्पिन कर रही है कितने टाइम में कर रही है? वो 24 आवर्स में, ऐसे ही है ना? अच्छा, पाई कितना होता है हमारे पास? 3.14। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने इधर पुट करनी है, तो आपके पास आर की क्या आ जाएगी बेटा? वैल्यू आ जाएगी। तो आर की क्या वैल्यू आएगी? सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद यू विल गेट आर इज इक्वल टू 4.23 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर। इसको आप 9th में क्या पढ़ते रहे हैं? 42,300 किलोमीटर। यानी कि जो आपकी नियरेस्ट सबसे करीब तरीन जो सेटेलाइट है वो इतने डिस्टेंस पे ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। जो हमारी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स हैं, जो हमें जीपीएस यूज़ करके हमारी पोजीशन बताती हैं, वो सारी असल में क्या है? इतने डिस्टेंस के ऊपर पड़ी हुई हैं। अच्छा, अब ज़रा बेटा ऊपर इसने इसके यूजेस भी लिखे हुए हैं। ये जो हमने सिंक्रोनस सेटेलाइट्स ले रहे हैं,
या ये सिंक्रोनाइज सेटेलाइट्स ले रहे हैं। मैंने बताया सिंक्रोनाइज का क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, इनके यूजेस क्या हैं बेटा। इनको हम इन सेटेलाइट्स को कम्युनिकेशन के लिए, किसके लिए, कम्युनिकेशन यानी कि राब्ता करने के लिए। आप टीवी देख रहे हैं ना घर बैठ के, यहाँ बैठ के वहाँ का मैच। इसके अलावा बेटा इसको और कहाँ पे, नेविगेशन के लिए। आप अपनी क्या फाइंड करते हैं, पोजीशन फाइंड करते हैं कि नहीं घर बैठे बैठे, वो भी सेटेलाइट से। वेदर ऑब्जर्वेशन, ज़मीन के सॉरी जो माहौल क्या होता है वो हमारा मौसम, मौसमी जो तब्दीलियाँ हैं उसको बताने के लिए। इसके अलावा मिलिट्री यूजेस के लिए भी इसको, इन सेटेलाइट्स को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास थे आज के टॉपिक। अब आपने यहाँ से क्या याद करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज के लिए हमारा ये टॉपिक था। अपना ख्याल रखें जी, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। तो मैं इसको बंद कर दूँ।